मैं राजेश कुमार सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस एपिसोड में बहुत लंबी अवधि के बाद साइंस के 5 क्वेश्चंस जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण पीएच मान में कमी। ऑप्शन नंबर बी है महासागर की क्षारीयता में कमी। ऑप्शन नंबर सी है समुद्र के स्तर में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी है महासागर की अम्लता का उदासीकरण। तो यहाँ पे मेरे जो क्लास के स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे कि जब हम आपको अम्ल और क्षार बताए थे तो बहुत बारीकी से हमने आपको पीएच मान का, जो कि 0 से 14 होता है, किन कंडीशन में अम्लीय होता है और किन कंडीशन में क्षारीय होता है, यदि आप उस लेक्चर को याद करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम यहाँ पे आपका ध्यान दोबारा आकर्षित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अम्लीकरण या अम्ल की मात्रा तब बढ़ती है जब किसी भी पदार्थ का पीएच मान जो है वो 7 से नीचे होते चला जाता है। 7 मतलब उदासीकरण और 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय होते चला जाता है। तो यहाँ देख लीजिए अम्लीयकरण की प्रक्रिया की बात किया है तो क्लियर स्पष्ट है कि पीएच मान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि चिकित्सीय उपचार के लिए औषधियों के उपयोग को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा। औषधि, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको समझ लें कि औषधि को हिंदी में दवा बोलते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड है वो औषधि है और उसी का दूसरा रूप जो है दवा है, उसका अन्य दूसरा नाम। और इसको अंग्रेजी में हम मेडिसिन कहते हैं। या आइए, तो इस मेडिसिन का जब किसी भी रोग को जो है उपचार मेडिसिन के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरक्षा चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी रसो चिकित्सा और ऑप्शन नंबर डी विकिरण चिकित्सा। अब यहाँ पे आप जरा ये ध्यान दीजिए कि इसके आंसर आप यदि समझ करके निकालना शुरू करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन चारों ऑप्शंस के विषय में जानना चाहिए कि ये है क्या। जैसे जब हम बात कर रहे हैं आपका प्रकाश चिकित्सा का, तो प्रकाश चिकित्सा जो है कि मतलब जिस किसी बीमारी का इलाज प्रकाश के द्वारा किया जाता है, यानी लाइट के द्वारा, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, तो उसे प्रकाश चिकित्सा कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब किसी को विटामिन डी की कमी हो, है ना, तब उसमें जो है फोटोथेरेपी काम करता है। लेकिन आप यहाँ देखिए प्रकाश की बात नहीं किया है, औषधि की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसको बोला गया है प्रतिरक्षा चिकित्सा और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। अब जरा समझिए, आप लोग सभी जो है कोरोना की जब बीमारी चल रही थी तो आप देख रहे थे कि सभी जो है वैक्सीनेशन कर रहे थे और वैक्सीनेशन ले रहे थे। तो प्रतिरक्षा जो है इम्यून पावर तभी बढ़ता है जब इसके लिए 2 ही चीज़ आजमाए जा सकते हैं, या तो वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनोथेरेपी। तो यहाँ तो बात वैक्सीनेशन की भी नहीं है और ना ही इम्यूनोथेरेपी की है, अतः आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब
ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, जिसको बोला है रसोचिकित्सा मतलब केमोथेरेपी। और अब आपको ये जानना चाहिए कि केमोथेरेपी क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका यही है कि इसका सही आंसर जो है केमोथेरेपी होगा, क्योंकि केमोथेरेपी या रसोचिकित्सा में जो है किसी भी बीमारी का इलाज मेडिसिन के द्वारा, औषधि के द्वारा किया जाता है, चाहे वह कैंसर के लिए थेरेपी हो या अन्य बीमारियों के लिए दवा लेना हो। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन भी बच गया, उसके विषय में भी आप जान लीजिए कि विकिरण चिकित्सा यानी रेडिएशन, रेडियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन के द्वारा जो है किसी चीज़ का इलाज किया जाता है। जैसे रेडियोथेरेपी के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो इन सभी के विषय में यदि आप जानते हैं तो फ्यूचर के लिए आप काफ़ी अच्छी मारक क्षमता के साथ एग्जाम में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग या उपयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए में टार्टरिक अम्ल, बी में बेंजोइक अम्ल, सी में साइट्रिक अम्ल और डी में ऑक्जेलिक अम्ल। जरा आप यहाँ पे गौर कीजिए और इन सभी अम्लों के विषय में आपको जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी रूप में हर प्रतियोगिता परीक्षा में यह आते रहता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, जिसमें दिया गया है टार्टरिक अम्ल। तो निश्चित रूप से जो अब सबसे पहले ये जानिए कि टार्टरिक अम्ल की जो है इसका उपयोग कैसे होता है। मतलब जब बेकिंग सोडा से टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तब जाकर के बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। और इसका उपयोग किस में होता है, तो बेकरी उद्योग में ब्रेड, केक या बिस्किट ईटीसी बनाने के लिए जो है इसका बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम लोग जो है आगे भी देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल जो है यह सोडियम बेंजोएट का, मतलब बेंजोइक अम्ल से सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है और जिसका उपयोग जो है खाद्य परिरक्षण मतलब खाने वाली वस्तुओं को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी आपका साइट्रिक अम्ल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और आप सभी जो है इससे परिचित होंगे कि फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप जरा इसको जो है बड़े गौर से पढ़िएगा और आज आप देखिएगा कि एक टॉपिक आपका कैसे क्लियर होता है बड़े आसानी के साथ। तो आते हैं हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के पहले गति नियम से संबंधित नहीं है। आप देखिए बोलता है पेड़ के फल हिलाने पर नीचे गिरता है, बी में चलते हुए वाहन के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, सी में कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण नीचे गिरते हैं और डी में ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। अब जरा गौर कीजिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि न्यूटन के पहले गति नियम क्या है। तो आप देखेंगे कि न्यूटन का पहला गति नियम का एक अन्य दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। और इसमें किसी वस्तु पर चाहे वो विरामावस्था में हो, कहने का मतलब बिल्कुल रुका पड़ा हो, या वो गतिमान हो, चल रहा हो, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही होता है न्यूटन का पहला गति नियम। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है कि पेड़ के फल हिलाने पर नीचे गिरता है, तो जब हिला रहा है तो उसमें बल लग रहा है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल न्यूटन का पहला गति नियम है।
चलते हुए वाहन के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है। बाह्य बल उसमें भी लगा क्योंकि ब्रेक लगा, है ना, तभी यात्री आगे की ओर गया। तो ये भी न्यूटन के पहले गति नियम का बिल्कुल सही व्याख्या करता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण नीचे गिरता है। देख लीजिए, उसको जब छड़ी से पीटा जा रहा है मतलब उस पर बाह्य बल लगाया जा रहा है। तो ये तीनों जो हैं आपके न्यूटन के पहले गति के नियम का क्या है, सही उदाहरण है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि संबंधित नहीं है। तो अब जो है आप इस पे गौर कीजिए, और ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, तो क्वेश्चन के मुताबिक आपका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का परिणाम है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है वो जमीन पर आकर के गिरता है, और जब पृथ्वी से टकराता है तो वही क्रिया का के विपरीत प्रतिक्रिया है। अतः ये न्यूटन का पहला नियम नहीं बल्कि न्यूटन का तृतीय नियम है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप देखिएगा कि बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप हल्का सा भी ध्यान रखेंगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कहता है सूची वन को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन में क्या है देखते हैं हम लोग इसको। तो सूची वन में आपका है पहला नंबर गैल्वेनोमीटर, फिर दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है एटमोमीटर, चौथा है कैरेटोमीटर। आपका ये देखिए इस प्रकार से ऑप्शन सजाया गया है कि इसमें एक भी आपको उत्तर पता है तो आप गलती नहीं करेंगे। जैसे देखिए कैरेट मीटर, यहाँ पे जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा याद कीजिए, जो आप सोना का गहना पहने हुए हैं उसकी किस चीज़ में मापते हैं। जब दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई कितने कैरेट का है ना, तो कैरेट से ही सोना की शुद्धता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 का घ आप देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे 4 के घ दिया गया है ना। तो बिल्कुल ये सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बाकी भी आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में देखते हैं जैसे ही फिजिक्स का सेक्शन आता है तो यूनिट, उसकी इकाई हो या उसकी किस चीज़ से मापा जाता है, उसके अंतर क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो इसमें एक तो देखिए कि कैरोमीटर बहुत आसानी से आपने पकड़ लिया। दूसरा बैरोमीटर, हर स्टूडेंट को पता है कि वायुमंडलीय दाब की माप जो है बैरोमीटर के से किया जाता है ना। अब देखिए जहाँ तक बात रही गैल्वेनोमीटर की, है ना, तो ये जो है इससे विद्युत धारा का माप किया जाता है। और उसी प्रकार एटमोमीटर जो है ये बाष्पीकरण की माप किया जाता है इससे। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो आज का ये एपिसोड काफ़ी दिनों के बाद आया, और अब आपको प्रतिदिन ये 5 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब ये आप पे निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। और चूँकि मेरे सभी स्टूडेंट जो कि पिछले वीडियो को मेरे देखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने 70वें बीपीएससी का भी 2 सेट दिया था, आप जा करके देखें। उन दोनों सेटों से डायरेक्ट क्वेश्चन विद ऑप्शन, हर सेट से, एक सेट से 4 क्वेश्चंस हैं, एक सेट से 3 क्वेश्चंस हैं। तो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा जो आपको बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, वो आपके लिए अति उपयोगी होगा। तो कृपया हर क्वेश्चंस को आप गहराई से समझें, और जिस प्रकार आपकी डिमांड होगी, जिस प्रकार से आपके सलाह आएंगे, हम वीडियो को उसी दिशा में आगे की ओर ले चलेंगे। और आपके उपयोगी सुझाव जो हैं उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तो बड़े लंबे अवधि के बाद इस वीडियो को मैंने आज अपलोड करना आज से शुरू किया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार नए नए ज्ञान की चीज़ें मिलती रहेगी। चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार।